हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको बताया, हम आपको आरआरबी, एएलपी, सीबीटी2 एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन करवा रहे हैं। जो दोस्तों ये यूथ की बुक है, एक्सप्रेस लाइन, एक इनकाउंट राउंड वाली, इसके प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन करवा रहे हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। दोस्तों, 18 सेट का सॉल्यूशन हमने आपको करवा दिया है और सभी की प्लेलिस्ट हमने आपके लिए बना दी है। यदि आपने वीडियो नहीं देखे हैं पुराने वाले, तो प्लेलिस्ट में जाके आप सारी वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 19 के सारे क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 19 के सारे क्वेश्चन विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। पहला क्वेश्चन दोस्तों, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दोस्तों, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में। राष्ट्रीय उद्यान और राज्य की बात करें तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये गुजरात में स्थित है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तर प्रदेश में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो कर्नाटक में है। और मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पे स्थित है? तो असम में स्थित है। तो ये सभी आपको याद रखने हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को डैश कहा जाता है? दोस्तों, किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को हम बोलते हैं अभिकेंद्री बल। क्या बोलते हैं इसे? हम अभिकेंद्री बल बोलते हैं। किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को अभिकेंद्री बल कहते हैं। यदि कोई m द्रव्यमान का पिंड u चाल से r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर चल रहा है तो उस पर कार्यकारी वृत्त के केंद्र की ओर आवश्यक अभिकेंद्री बल जो होगा ये होगा mu² बाई आर के। क्या होगा? mu² डिवाइडेड बाई आर के। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है। दोस्तों, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है क्या? अभिकेंद्रीय बल। क्या कहलाता है? अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। ठीक है, किसी वृत्तीय मार्ग पर एक समान चाल से गति करते हुए पिंड पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव केंद्र की ओर रहती है। इस बल को हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इस बल की अनुपस्थिति में वृत्तीय गति संभव नहीं है। यह बल गतिमान वस्तु में एक त्वरण उत्पन्न करता है जिसका परिणाम v² बाई आर के बराबर होता है। वह प्रवृत्ति सदैव वस्तु की दिशा बदलने की होती है। वह दिशा सदैव केंद्र की ओर होती है। मतलब बल जो होता है वो क्या होता है? mv² डिवाइडेड बाई आर के। इसके पहले भी हमने बताया था ना आपको। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। MS एक्सेल वर्कशीट में 5वें स्तंभ की 10वीं पंक्ति में मौजूद सेल का एड्रेस क्या होता है? दोस्तों, MS एक्सेल में वर्कशीट में 5वें स्तंभ की 10वीं पंक्ति में मौजूद सेल का एड्रेस जो होता है वो होता है E10। क्या होता है? E10 होता है। MS एक्सेल वर्कशीट में 5वें स्तंभ की 10वीं पंक्ति में मौजूद सेल के एड्रेस E10 होता है। एक्सेल में किसी भी स्प्रेडशीट के किसी भी सेल का चयन करते हैं तो उस सेल का एक नाम होता है जो उस स्प्रेडशीट में सबसे अलग होता है। उसी नाम को हम बोलते हैं सेल एड्रेस। क्या बोलते हैं? सेल एड्रेस बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेट स्क्वायर की मदद से डैश डिग्री के गुणज में लाइनें खींची जा सकती है। दोस्तों, सेट स्क्वायर की मदद से 15 डिग्री के गुणज में, किसके? 15 डिग्री के गुणज में लाइनें खींची जा सकती है। दोस्तों, सेट स्क्वायर की मदद से 15 डिग्री के गुणज में लाइनें खींची जा सकती है। सेट स्क्वायर के किनारे कुछ बेवल एज होते हैं ताकि इंक से लाइनिंग करते समय कागज तथा सेट स्क्वायर के एज में अवकाश मिल सके और स्याही फैलने ना पाए। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। उत्प्लावन का केंद्र हमेशा, दोस्तों उत्प्लावन का केंद्र जो होता है हमेशा कैसे होता है? विस्थापित द्रव के आयतन के केंद्रक के संपाती होता है। क्या होता है? विस्थापित द्रव के आयतन के केंद्रक के संपाती होता है उत्प्लावन का केंद्र हमेशा। दोस्तों, विस्थापित द्रव के आयतन के केंद्रक के संपाती होता है। यदि उत्प्लावन बल तथा वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार बराबर हो तो उत्प्लावन केंद्र तथा विस्थापित द्रव के केंद्रक एक दूसरे पर कैसे होते हैं? समपाती होते हैं। जिस द्रव का घनत्व ज्यादा होता है
वह किसी वस्तु पर ज्यादा उत्प्लावन बल लगाता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। जिस द्रव का घनत्व ज्यादा होगा तो वह उस किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल उतना ही अधिक लगाएगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पे? कर्नाटक राज्य में। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान भारत के कर्नाटक राज्य के कोडागु और मैसूर जिले में संयुक्त रूप से स्थित है। इसे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी जाना जाता है। इस उद्यान को 1999 में 37वें प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है। कौन सा? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तुएं पानी पर तैरती है? दोस्तों वह सिद्धांत या नियम जिसके आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती है तो वह है हमारा आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज के सिद्धांत के नियम के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आर्किमिडीज सिद्धांत क्या बोलता है? किसी तरल माध्यम में किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के कैसे होता है? बराबर होता है। अथवा किसी तरल माध्यम में आंशिक या पूर्णतः डूबी हुई वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। यही क्या है? आर्किमिडीज का सिद्धांत है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 60 mm व्यास का एक वृत्ताकार तल वर्टिकल प्लेन पर इसके परिधि के एक बिंदु पर टिका है। इसकी सतह वीपी की तरफ 45 डिग्री और एचपी के लंबवत है, तो इसका सामने का पूरा दृश्य होगा। दोस्तों 60 mm व्यास का एक वृत्ताकार तल है जो वर्टिकल प्लेन पर इसके परिधि के एक बिंदु पर टिका हुआ है। इसकी सतह वर्टिकल प्लेन की तरफ 45 डिग्री है और एचपी के क्या है? लंबवत है। तो इसका सामने का पूरा दृश्य जो होगा वो क्या होगा? एक दीर्घवृत्त होगा। क्या होगा? एक दीर्घवृत्त होगा। दोस्तों 60 mm व्यास का वृत्ताकार तल यदि वर्टिकल प्लेन से 45 डिग्री पर झुका हो तथा एचपी के लंबवत हो तो इस तल का सम्मुख दृश्य एक दीर्घवृत्त प्राप्त होगा तथा अनुविच्छेद में तल के व्यास के बराबर एक सीधी रेखा हमको प्राप्त होगी, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान इनमें से किसके बराबर है? तो दोस्तों -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है ये 0 केल्विन के बराबर है। किसके? 0 केल्विन के। दोस्तों परम शून्य तापमान प्रकृति में प्राप्त न्यूनतम संभव ताप होता है जिस पर किसी पदार्थ के अणुओं की गति शून्य हो जाती है। परम शून्य ताप का मान 0 केल्विन अथवा -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है, अर्थात परम शून्य ताप शून्य से 273 डिग्री सेल्सियस कम तापमान होता है। जो परम शून्य ताप होता है वो कहाँ से होता है? शून्य से लेकर 273 डिग्री सेल्सियस कम तापमान। इस प्रकार 0 केल्विन जो होगा ये -273.15 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेंटीग्रेड जो तापमान के माप का यूनिट है निम्न में से किस पर नामित है? दोस्तों सेंटीग्रेड जो है ये तापमान के माप का यूनिट है और ये जो है एंडर्स सेल्सियस के नाम पर नामित है। किसके? एंडर्स सेल्सियस के। दोस्तों एंडर्स सेल्सियस पर नामित सेंटीग्रेड जो तापमान के माप की यूनिट है। एंडर्स सेल्सियस एक स्वीडिश खगोलज्ञ थे। इन्होंने ही 1741 में उपासला विश्वविद्यालय वेधशाला की स्थापना की। 1742 में इन्होंने सेल्सियस तापमान स्केल प्रस्तावित किया। इस स्केल को बाद में कार्ल लिनियस ने 1745 में बदल दिया था। किसने बदला था? कार्ल लिनियस ने 1745 में इस स्केल को क्या किया था? बदल दिया था, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक रेखा के अंतिम बिंदु का लंब कोणीय प्रक्षेप इस प्रकार वर्णित है कि यह क्षैतिज तल से 20 mm नीचे और ऊर्ध्वाधर तल से 25 mm सामने है, तो यह बिंदु स्थित है। दोस्तों एक रेखा के अंतिम बिंदु का लंब कोणीय प्रक्षेप इस प्रकार वर्णित है कि यह क्षैतिज तल से कितने 20 mm नीचे है और ऊर्ध्वाधर तल से 25 mm सामने है, तो यह बिंदु कहाँ स्थित होगी? तो ये स्थित होगी हमारी चतुर्थ चतुर्थांश में। कौन से चतुर्थांश में? चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित होगी। दोस्तों यदि रेखा का अंतिम बिंदु क्षैतिज तल से 20 mm नीचे हो और ऊर्ध्वाधर तल से 25 mm सामने हो तो यह हमेशा चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित होगा। कहाँ पे? चतुर्थ चतुर्थांश में, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लोअर केस अक्षरों की ऊंचाई कितनी होती है? तो दोस्तों लोअर केस अक्षरों की ऊंचाई जो है ये 2.5 से 14 mm तक होती है। कितनी? 2.5 से 14 mm, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
वेबसाइट द्वारा बनाई गई एक छोटी टेक्स्ट फाइल जो उस सत्र के लिए अस्थायी रूप से उपयोगकर्ताओं के कंप्यूटर में संग्रहित होती है कहलाती है। तो दोस्तों वेबसाइट द्वारा बनाई गई एक छोटी टेक्स्ट फाइल जो उस सत्र के लिए अस्थायी रूप से उपयोगकर्ताओं के कंप्यूटर में संग्रहित होती है, ये कहलाती है हमारी कुकी। क्या कहलाती है? कुकीज कहलाती है। दोस्तों कुकी आपके द्वारा देखी जाने वाली वेबसाइट द्वारा आपके ब्राउजर पर भेजे गए टेक्स्ट का छोटा भाग है। यह साइट को अपनी विजिट के बारे में जानकारी याद रखने में मदद करता है, जिससे साइट पर फिर से आना आसान हो जाता है और साइट आपके लिए उपयोगी हो जाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ईमेल पते india@solu.edu में इंडिया क्या है? तो दोस्तों इंडिया जो है ना, ये क्या है? ये एक यूजर नेम है। इंडिया क्या है? यूजर नेम है। दोस्तों ईमेल पते india@solu.edu में इंडिया यूजर नेम है। ईमेल जैसी सेवाओं के लिए उपयोगकर्ताओं को एक यूजर नेम चुनना होता है। इस यूजर नेम को एक पासवर्ड के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 5 कूलाम के चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ता है? दोस्तों 10 वोल्ट का विभवांतर है और आवेश जो है 5 कूलाम दिया गया है और हमको क्या पूछा गया है? कार्य पूछा गया है। और हम जानते हैं कार्य W बराबर क्या होता है? विभवांतर इंटू आवेश के होता है। विभवांतर इंटू आवेश के। विभवांतर कितना है दोस्तों? 10 है और आवेश कितना है? 5 कूलाम है। तो कार्य कितना हो जाएगा? 50 जूल हो जाएगा। कितना? 50 जूल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब दोस्तों इसको डायरेक्टली भी हम सॉल्व कर सकते थे। हमको बताया कार्य की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? जूल होती है। क्या एम्पियर होती है? क्या क्या कूलाम होती है? क्या वोल्ट होती है? क्या? हम डायरेक्ट आंसर लगा देते 50 जूल और आगे बढ़ जाते, इसको सॉल्व भी नहीं करते। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ऑप्शन पे भी थोड़ा नजर रखिए कि ऑप्शन में दिया क्या गया है और डायरेक्टली आप आंसर लगा के चल सकते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान डैश के अंतिम शेष बचे वर्षा वनों का एक सुंदर उदाहरण है। दोस्तों साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किसके अंतिम शेष बचे वर्षा वनों का एक सुंदर उदाहरण है? तो ये केरल के अंतिम शेष बचे वर्षा वनों का एक सुंदर उदाहरण है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण भारत के केरल राज्य के पालक्काड़ जिले में स्थित है, एक राष्ट्रीय उद्यान है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल राज्य के अंतिम शेष बचे सदाबहार वर्षा वनों का एक सुंदर उदाहरण है। 237.52 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान को 15 नवंबर 1984 ईस्वी को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया था। कब किया गया था? 15 नवंबर 1984 को। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 3 मिनट में 0.8 एम्पीयर की धारा खींची जाती है। परिपथ के माध्यम से प्रभावित होने वाला आवेश क्या होगा? दोस्तों हमसे आवेश का मान पूछा है और हम जानते हैं आवेश Q बराबर क्या होता है? Q बराबर होता है I इंटू टी के। क्या होता है? Q बराबर I इंटू टी के। धारा कितनी है दोस्तों? 0.8 एम्पियर है और समय कितना है दोस्तों? 3 मिनट। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो 3 मिनट में कितने हो जाएंगे? 180 सेकंड हो जाएंगे। कितने? 180 सेकंड। पॉइंट हटेगा दोस्तों, नीचे क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे और 18 का जब 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा? 144 आ जाएगा। 18 8 144। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अभियांत्रिकी रेखा चित्र में कई प्रकार के अक्षर के प्रकार होते हैं। अक्षर ABCDEFG के प्रकार का नाम बताइए। ये जो प्रकार है दोस्तों इसे क्या बोलते हैं? तो इसे हम बोलते हैं गोथिक अक्षर। क्या अक्षर बोलते हैं? इसे हम गोथिक शैली बोलते हैं। दोस्तों आरेखन में कई प्रकार के अक्षरों के प्रकार हैं, जैसे गोथिक अक्षर हो गया, रोमन अक्षर हो गया, टेक्स्ट अक्षर हो गया, इटैलिक अक्षर हो गया। गोथिक अक्षर की बात करें तो इन अक्षरों व अंकों के स्ट्रोक की कुछ मोटाई होती है। तकनीकी ड्राइंग में इसी शैली का प्रयोग किया जाता है। तो ये कौन से अक्षर है दोस्तों? हमारे गोथिक अक्षर है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि एक लीवर में 50 न्यूटन का भार और 10 न्यूटन का प्रयास है तो यांत्रिक लाभ होगा। दोस्तों हमको क्या दिया गया है? भार दिया गया है और प्रयास दिया गया है। तो मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज बराबर होता है लोड बटे एफर्ट के, या फिर क्या होता है? एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाई लोड आर्म के। ये दो ही तो होता है। अब हमको लोड और एफर्ट दिया है तो हम इसका प्रयोग करेंगे। लोड कितना है दोस्तों हमारे पास में? 50 दिया गया है। एफर्ट कितना है? 10 है। तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ जाएगा? 5 निकल के आ जाएगा। कितना? 5। तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस विकल्प में लीडर रेखा का गलत प्रदर्शन किया गया है? दोस्तों लीडर रेखा का गलत प्रदर्शन किया गया है वो बताना है। तो यहाँ पे डायग्राम सही नहीं है दोस्तों लीडर रेखा का, देख लीजिएगा इसमें डायग्राम सही नहीं है। इसमें डी ऑप्शन है जो सही प्रदर्शन नहीं किया गया है लीडर रेखा का। दोस्तों डायग्राम जो होगा वो इस प्रकार से होगा लीडर रेखा का।
ऐसा करके कुछ ऐसा होगा, तिरछा होगा, तो जो गलत होगा वो ये वाला होगा। ठीक है, ये वाला जो होगा ऐसे टाइप से गलत होगा। तो एक क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि कोई रेखा हॉरिजॉन्टल प्लेन पर स्थित है तो उसका कौन सा दृश्य एक्स वाई पर होगा। दोस्तों यदि कोई रेखा हॉरिजॉन्टल प्लेन पर स्थित होती है तो उसका जो है सम्मुख दृश्य मतलब फ्रंट व्यू जो होगा ना वो कहाँ पर होगा, एक्स वाई पर होगा। दोस्तों यदि कोई रेखा हॉरिजॉन्टल प्लेन पर स्थित है तो उसका सम्मुख दृश्य जो होगा वो रेखा एक्स वाई पर होगा। किस पर, एक्स वाई पर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। समीकरण F बराबर ma को न्यूटन के डैश नियम के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों समीकरण F बराबर ma को न्यूटन के द्वितीय नियम के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में, द्वितीय नियम के रूप में। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस आंदोलन की शुरुआत गढ़वाल में हुई थी। दोस्तों वह आंदोलन जिसकी शुरुआत गढ़वाल में हुई थी तो वो था हमारा चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है ये गढ़वाल में हुई थी। दोस्तों चिपको आंदोलन भारत के हिमालयी राज्य उत्तराखंड के गढ़वाल में 1973 ईस्वी में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चलाया गया एक वन संरक्षण आंदोलन था। कौन सा, चिपको आंदोलन। कब चलाया गया था, 1973 ईस्वी में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक वृत्त का तल HP तथा VP प्रत्येक से 45 डिग्री के कोण पर का कोण बनाता है। इसका तल प्रोफाइल प्लेन से डैश पर झुका होगा। दोस्तों एक वृत्त का तल जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन तथा वर्टिकल प्लेन प्रत्येक से 45 डिग्री का कोण बनाता है। इसका तल प्रोफाइल प्लेन से जो झुका होगा वो होगा 90 डिग्री। कितने डिग्री, 90 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक वृत्त का तल HP तथा VP प्रत्येक से 45 डिग्री का कोण बनाए तो प्रोफाइल प्लेन 90 डिग्री पर झुका होगा क्योंकि यह तल एक समकोण त्रिभुज की तरह दिखेगा। कैसे दिखेगा, ये समकोण त्रिभुज की तरह दिखेगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ध्वनि प्रदूषण को डैश के पदों के अनुसार मापा जाता है। दोस्तों ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापा जाता है। किसमें, डेसिबल में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप की इकाई है। तो दोस्तों प्रतिबल की माप की इकाई क्या होती है, तो ये होती है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। प्रतिबल की इकाई क्या होती है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दोस्तों प्रतिबल बराबर होता है आंतरिक प्रतिरोधी बल डिवाइडेड बाय क्षेत्रफल के। दोस्तों प्रतिरोधी बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो जो प्रतिबल की इकाई होगी वो क्या होगी, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इलेक्ट्रिकल वर्तनी रेखा चित्र में इस चिन्ह के नाम को पहचानिए। ये जो चिन्ह है दोस्तों इसे क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं बत्ती का जोड़ जहां पर क्या है, स्विच है। क्या है, बत्ती का जोड़ जहां पर स्विच है, ये चिन्ह का नाम है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। गति का दूसरा नियम डैश से संबंधित है। दोस्तों गति का दूसरा नियम जो है ये संवेग से संबंधित है। किससे, संवेग से। गति का दूसरा नियम संवेग से संबंधित है। गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में आया बदलाव उस वस्तु पर आरोपित बल के कैसे होता है, समानुपाती होता है तथा समान दिशा में घटित होता है। न्यूटन के गति के दूसरे नियम से F बराबर क्या होता है, dp/dt। यहाँ F बल है, p संवेग है और t क्या है, समय है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हेडफोन के प्रतीक को पहचानिए। तो दोस्तों इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हेडफोन का प्रतीक है ऑप्शन नंबर बी वाला। ये क्या है, हेडफोन का प्रतीक है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कार्य करने की क्षमता कहलाती है। दोस्तों कार्य करने की क्षमता जो है ये ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। और कार्य करने की दर क्या कहलाती है, तो कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। तो ये दोनों ही बातें आपको याद रखना है। दोस्तों भौतिकी में ऊर्जा वस्तु का एक गुण है जो कि अन्य वस्तुओं को स्थानांतरित की जा सकती है या ऊर्जा को विभिन्न रूपों में रूपांतरित किया जा सकता है। मुख्य रूप से किसी वस्तु अथवा कार्यकर्ता के कार्य करने की क्षमता को ही हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा ना तो स्थान घेरती है और ना ही ऊर्जा को हम देख सकते हैं। ऊर्जा की ऐसा इकाई क्या होती है, तो जूल होती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सूचना प्रौद्योगिकी में NIU का अर्थ है। दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी में NIU का अर्थ होता है हमारा नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट होता है। दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी में NIU का पूर्ण रूप नेटवर्क इंटरफेस यूनिट है जिसका उपयोग बाहरी नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करने की अनुमति देता है अथवा लेन के द्वारा जुड़े कंप्यूटर को आपस में अथवा अन्य कंप्यूटर को जुड़ने की अनुमति देता है। कौन, NIU। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चित्र में दर्शाया गया
चिन्ह जो है डैश वर्ग में आता है। दोस्तों चित्र में जो चिन्ह दर्शाया गया है ये कौन से वर्ग में आता है, तो इसे हम बोलते हैं वार्निंग साइन। क्या बोलते हैं इसे हम? वार्निंग साइन बोलते हैं। दोस्तों इन्हें चेतावनी देने वाले चिन्ह कहते हैं। इनकी आकृति त्रिभुजाकार होती है, जिसकी बैकग्राउंड जो है पीले रंग की और चिन्ह तथा बॉर्डर काले रंग के होते हैं। देखिए इसका बैकग्राउंड कैसा है? पीले रंग का है, और चिन्ह और बॉर्डर कैसे हैं इसके? काले रंग के। कैसे हैं? काले रंग के। ठीक है, ये विभिन्न प्रकार की चेतावनियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यह निम्नलिखित है जिनके नीचे इनका प्रयोग या उद्देश्य भी लिखा होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वेब पेज के संबंध में एसईओ का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों वेब पेज के संबंध में एसईओ का पूर्ण रूप होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। वेब पेज के संबंध में एसईओ का पूर्ण रूप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, जिसका सीधा संबंध सर्च इंजन से होता है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ गूगल जैसे सर्च इंजन में पेजों को उच्च रैंक दिलाने की तकनीकी है। सर्च इंजन में उच्च रैंकिंग से वेबसाइट ट्रैफिक में क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है डैश। दोस्तों यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है वह उसकी ऊर्जा में क्या होगी? वृद्धि होगी। यदि किसी कार्य का मान धनात्मक है तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा में क्या होगी? हमारे वृद्धि हो जाएगी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ऊर्जा एक ऐसा कारक है जो कार्य करने के लिए आवश्यक होता है, अतः जिस कारण से किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है उसे हम ऊर्जा कहते हैं। अर्थात यदि कार्य का मान धनात्मक है तो निकाय पर हो रहे कार्य पर ऊर्जा में क्या होगी? वृद्धि होगी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। लेड के ग्रेड के अनुसार किस पेंसिल में लेड अधिक कठोर या हार्ड होता है? दोस्तों लेड के ग्रेड के अनुसार वह पेंसिल जिसमें लेड अधिक कठोर या हार्ड होता है वो है हमारा 9H पेंसिल। दोस्तों जैसे जैसे H में वृद्धि होती है पेंसिल की कठोरता तथा हल्कापन में क्या होती है? वृद्धि होती है। दोस्तों H से 2H में वृद्धि हुई, 2H से 3H, 3H से 4H, तो सबसे ज्यादा वृद्धि किस में है? 9H में। तो जैसे जैसे H में वृद्धि होगी तो पेंसिल की कठोरता तथा हल्केपन में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो सबसे अधिक कठोर या हार्ड जो होगी वो कौन सी होगी? 9H होगी। दोस्तों दिए गए विकल्प में 9H ग्रेड की पेंसिल की लीड सबसे अधिक क्या होगी? कठोर होगी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सोडा एसिड अग्निशामक किस आग पर प्रयोग किया जाता है? दोस्तों सोडा एसिड अग्निशामक जो है ये लकड़ी से लगी आग पर प्रयोग किया जाता है। किससे? लकड़ी से लगी आग। दोस्तों सोडा एसिड अग्निशामक कार्बोनियस फायर जैसे लकड़ी हो गया, कपड़ा हो गया, अन्य ठोस ज्वलनशील पदार्थों से लगी आग को बुझाने के लिए सोडा एसिड अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा विद्युत से लगी आग नहीं बुझाना चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा निकले केमिकल विद्युत के क्या होते हैं? अच्छे सुचालक होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। द्वितीय श्रेणी के लीवर में भार कहाँ स्थित होता है? तो दोस्तों द्वितीय श्रेणी के लीवर में हमको भार बताना है, हमको याद रखना है FLE। तो द्वितीय श्रेणी के लीवर में भार जो होता है वो फलक्रम और एफर्ट के बीच में होता है। कहाँ पे होता है? फलक्रम और एफर्ट के बीच में, मतलब आलम और प्रयास के बीच में होता है। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1 मीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल वाली ड्राइंग शीट का मानक नाम क्या है? दोस्तों 1 मीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल वाली ड्राइंग शीट का मानक नाम है हमारा A0। क्या होगा? A0 हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केलों पर किस तापमान पर एक समान पठन दर्शाएगा? दोस्तों सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केलों पर वह तापमान जिसमें ये एक समान पठन दर्शाएगा तो वो है हमारा -40 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट जो है -40 डिग्री पर कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो -40 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। परम शून्य ताप की प्राप्ति डैश होती है। तो दोस्तों परम शून्य की ताप की प्राप्ति कब होती है? तो परम शून्य ताप की प्राप्ति जो है -273 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर होती है। -273 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर परम शून्य ताप की प्राप्ति होती है। दोस्तों परम शून्य ताप की प्राप्ति -273 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर होती है। -273 डिग्री सेल्सियस तापमान को परम शून्य तापमान हम कहते हैं। परम शून्य तापमान वह तापमान है जिसके नीचे ताप संभव नहीं होता। इस ताप पर गैस के अणुओं की गति क्या हो जाती है? तो शून्य हो जाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक हाई लेवल सोर्स प्रोग्राम को पहले एक ऐसे रूप में रूपांतरित किया जाना चाहिए जिसे मशीन समझ सकती हो। यह किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके किया जाता है?
तो दोस्तों एक हाई लेवल सोर्स प्रोग्राम को पहले एक ऐसे रूप में रूपांतरित किया जाना चाहिए जिसे मशीन समझ सकती हो। तो यह जो सॉफ्टवेयर का उपयोग करके किया जाता है तो वो है हमारा कंपाइलर। कौन सा? कंपाइलर। कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय भाषा कोड को बाइनरी कोड भाषा में क्या करता है? परिवर्तित करता है, जिसे कंप्यूटर द्वारा समझा और एग्जीक्यूट किया जा सकता है। मशीन भाषा में उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग को परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कंपाइलेशन के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? कंपाइलेशन के रूप में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 0.9 एम्पीयर की धारा 2 मिनट के लिए एक विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा प्राप्त होती है। सर्किट के माध्यम से बहने वाला आवेश क्या होगा? तो आवेश क्या होता है दोस्तों? आवेश Q बराबर होता है I इंटू टी के। I का मान कितना है? 0.9 है। T का मान कितना है? 2 मिनट। 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 2 मिनट में 120 सेकेंड हो जाएगा। इसको पॉइंट हटेगा, नीचे क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 12 9 108। तो 108 कूलाम जो है ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट में 5 मिनट के लिए 0.5 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। उस तार में से प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश कितना है? अभी हमने इसके पहले क्वेश्चन कराना। Q बराबर क्या होता है? I इंटू टी के। I का मान कितना है? 0.5 इंटू टी का मान कितना है? 5 मिनट। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 5 मिनट में 300 सेकेंड हो जाएगा। पॉइंट हटेगा, नीचे क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे। 30 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 5 दिया 15, तो 150 कूलाम जो है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम को परिभाषित करता है? तो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो यह उन प्रोग्राम्स का एक सेट है जो कंप्यूटर के काम करने के तरीकों को नियंत्रित करता है और अन्य प्रोग्राम्स को चलाता है। यही क्या कहलाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम उन प्रोग्राम का एक सेट है जो कंप्यूटर के काम करने के तरीकों को नियंत्रित करता है और अन्य प्रोग्राम को चलाता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम का संचालन करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम उपभोक्ता तथा कंप्यूटर सिस्टम के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा अन्य सॉफ्टवेयर प्रोग्राम तथा हार्डवेयर का संचालन किया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार किसी द्रव में डूबे हुए पिंड द्वारा अनुभव किया जाने वाला उत्प्लावन बल निम्न में से किसके बराबर होता है? दोस्तों आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार किसी द्रव में डूबे हुए पिंड द्वारा अनुभव किया जाने वाला उत्प्लावन बल ये किसके बराबर होता है? तो ये पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने के खिलाफ विरोध के रूप में हुई थी। बांधों के निर्माण की कुछ हानियों का उल्लेख नीचे किया गया है। उनमें से कौन सा बांध निर्माण का एक लाभ है? तो बांध निर्माण का लाभ क्या है दोस्तों? तो ये सिंचाई और विद्युत उत्पादन में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। ये जो है बांध निर्माण का एक लाभ है। दोस्तों नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने के खिलाफ विरोध के रूप में हुई थी। बांध सिंचाई और विद्युत उत्पादन में सहायक होते हैं। यह कथन बांधों के निर्माण के संबंध में सकारात्मक पहलू है। विकल्प में दिए गए शेष कथन बांध निर्माण से होने वाली हानियों का उल्लेख करते हैं, अतः विकल्प सी क्या है हमारा? सत्य हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल, पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है उत्प्लावन बल। क्या कहलाता है? उत्प्लावन बल कहलाता है। किसी तरल में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? उत्प्लावन बल कहलाता है। उत्प्लावन बल नावों, जलयानों, गुब्बारों आदि के कार्य के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा MS वर्ड में पैराग्राफ सेटिंग विंडो में मौजूद मान्य विकल्प नहीं है? तो पैराग्राफ सेटिंग विंडो में मौजूद मान्य विकल्प नहीं है, वो है इफेक्ट्स। इफेक्ट्स जो है ये पैराग्राफ सेटिंग विंडो में मौजूद मान्य विकल्प नहीं है। दोस्तों MS वर्ड 2016 में पैराग्राफ सेटिंग विंडो में निम्नलिखित मान्य विकल्प होते हैं। कौन कौन से? अलाइनमेंट होता है, लाइन स्पेसिंग होता है, पैराग्राफ स्पेसिंग होता है, इंडेंट्स होते हैं, बॉर्डर एंड शेडिंग होता है, बुलेट एवं नंबरिंग होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि भार भुजा 30 सेंटीमीटर और प्रयास भुजा 90 सेंटीमीटर है तो यांत्रिक लाभ ज्ञात कीजिए। तो यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है? ये होता है प्रयास भुजा दी गई है मतलब एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाय लोड आर्म के। एफर्ट आर्म कितनी है दोस्तों? 90 है। लोड आर्म कितनी है दोस्तों? 30 है। तो 30 से काट देंगे 3 बार में, तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ जाएगा? 3 निकल के आ जाएगा। कितना? 3 निकल के आ जाएगा।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। क्लियर? तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।